क्या आपको पता है एडीआर क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जो 543 एमपी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, उसमें से कितने ऐसे एमपी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं? क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में जो पार्टियां हैं विभिन्न, उसमें सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी नेता चुनाव लड़ते हैं, क्या उनको रोकने के लिए वैसे नेता जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, क्या संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है? अभी हाल ही की एडीआर की रिपोर्ट आई है महिला अपराध से संबंधित नेताओं से जुड़ी हुई। क्या आपको उस रिपोर्ट के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आज हम इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि एडीआर क्या है, एडीआर की रिपोर्ट में ऐसे क्या खुलासे किए गए हैं कि हाँ, महिला के प्रति अपराध में किस प्रकार से क्या हो रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारा जो वोट देने का अधिकार है उसको हम किस तरह से और इन्हेंस कर सकते हैं कि हाँ, हम एक अच्छे प्रत्याशी को चुन सकें। इन सारे टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। तो फिलहाल एडीआर क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि बाकी चीज़ें क्या क्या हैं एडीआर से रिलेटेड। तो एडीआर एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म कहते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो ये जो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये आईआईटी अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर्स थे जिन्होंने 1999 में इसका गठन किया था। अब इसका कार्य क्या था? तो जो एडीआर का कार्य इसलिए आया क्योंकि उस समय राजनीतिक जो भ्रष्टाचार था, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था, राजनीतिक गठजोड़ बढ़ रहे थे, उसको रोकने के लिए एडीआर का गठन किया। कुछ प्रोफेसरों ने, वहाँ के आईआईटी जो अहमदाबाद थी वहाँ के प्रोफेसरों ने ऐसा कुछ गठन किया। साथ ही और भी कार्य थे कि चुनाव सुधार किया जाए, चुनाव आयोग को विभिन्न तरह के सलाह दिया जाए कि हाँ, चुनाव कैसे संपूर्ण कराया जा सके या फेयर तरीके से चुनाव किया जा सके, जो राजनीतिक आपराधिक जो पॉलिटिशियन हैं उनको कैसे लगाया जा सके, मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जा सके। तो ये सब सारा जो काम है वो एडीआर समय समय पर चुनाव आयोग को सलाह देता रहता है। फिलहाल ये तो हो गया। अभी जो हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट चर्चा में है, वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है उन एमपीज और एमएलएस के लिए कि जो महिला अपराध से या महिला अपराध के कारण मुकदमे का सामना कर रहे हैं, उन पे ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अभी मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये तो जानेंगे कि कितने एमपीज पे चल रहे हैं या एमएलए पे चल रहे हैं मुकदमा। लेकिन अभी उससे पहले जान लेते हैं कि एडीआर ने पिछले साल भी मतलब 2-3-4 महीने में भी अपनी कुछ रिपोर्टें समय समय पर वो निकालती रहती है। जैसे एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जो सबसे रिच पार्टी है वो है बीजेपी। तो सबसे रिच पार्टी बीजेपी को एडीआर ने बताया। वहीं जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो 543 एमपी जीत के लोकसभा में गए हैं, उसमें से जो 46% एमपीज हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। 46% का मतलब समझ रहे हैं? 251 के आसपास ऐसे एमपीज हैं, लोकसभा जो सदस्य हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। सोचिए कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजा है, हमने भी, कि जो आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे तो हम आप बड़े जागरूक हो जाते हैं। पड़ोसी का अगर कोई भी व्यक्ति किसी वैसे ही अपराध के केस में एक बार पुलिस उठा भी ले जाए, उसके ऊपर मुकदमा भी न चला हो, तो आप उसकी थू थू करते हैं, हम भी उसकी थू थू करना चालू कर देते हैं। पूरा मोहल्ला उस व्यक्ति को या उस परिवार को अजीब निगाह से देखने लगता है कि भैया इसने बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है। लेकिन सोचिए कि हम आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव जितवाते हैं जिसके ऊपर कई ऐसे आपराधिक मामले चल रहे हैं, यहाँ तक कि यौन उत्पीड़न के भी कुछ हैं, अपहरण के भी कुछ हैं, ऐसे कई मामले चल रहे हैं, हत्या के भी कुछ मामले ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसे कई मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हम आप उनको जिताते हैं। अपने क्षेत्र का, अपने देश का बागडोर उनके हाथ में देते हैं। ऐसे आपराधिक प्रकृति के जो व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उसके बावजूद हम उनको अपने देश की बागडोर उनके हाथ में देते हैं कि वो देश का विकास करेंगे। अब सवाल ये उठता है
कि हमें क्या करना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब भी चुनाव हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम चुन किस रहे हैं, किस प्रत्याशी को चुन रहे हैं। क्या हम किसी प्रत्याशी विशेष को ध्यान में रख के किसी व्यक्ति को वोट कर रहे हैं, या किसी पार्टी विशेष को ध्यान में रख के उसको वोट दे रहे हैं। अगर आप पार्टी विशेष को ध्यान में रख के वोट देंगे तो हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए, लेकिन अगर आप किसी प्रत्याशी विशेष को ध्यान में रख के वोट देंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको कभी साथ धोखा नहीं हो सकता है। आप किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को देखें तो पहले उसके कुछ छानबीन कर लिया करिए। अब ज़माना बदल चुका है, गूगल पे जो 4 शब्द टाइप करोगे तो आपको पूरी जानकारी उनके प्रति मिल जाएगी। और वैसे भी चुनाव आयोग उनके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको पब्लिश करता रहता है समय समय पर। तो अब जागरूक बनिए इस समय में। व्हाट्सअप खेलना बंद करो भाई, बहुत हो गया व्हाट्सअप खेलना। स्क्रॉलिंग करना बंद करो। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, रील्स हुए, कब तक स्क्रॉलिंग करोगे? करो, ठीक है, करो, टाइम मिलता है, एंटरटेनमेंट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन जब आपके भविष्य की बात हो, आपके देश की भविष्य की बात हो, तो थोड़ा देर टाइम निकाल लो इन सब चीज़ों पे कि आप किस व्यक्ति को चुन रहे हैं वहाँ जाने के लिए। तो ये तो फिलहाल ऐसे नेता हुए जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन हाल ही में एडीआर की जो रिपोर्ट आई है वो मज़ेदार है। कैसे मज़ेदार है? अभी हम आप कैंडल मार्च लेके कोलकाता रेप केस के लिए समर्थन दे रहे हैं कि भैया ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, इसको रोकना चाहिए, बड़े जघन्य कानून बनाने चाहिए थे। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्या आपने इस बारे में सोचा कि ये मार्च क्यों निकालना पड़ता है हम लोगों को धरने पे क्यों बैठना पड़ रहा है? ये काम तो हमने दिया था उन पॉलिटिशियंस को कि भैया देश का प्रशासन सही ढंग से चले। हमने तो ये कार्य उनको दिया क्योंकि हम हैं कॉमन व्यक्ति, हमारे पास इतनी ना सोचने की क्षमता होती है और ना हमारे पास इस घर गृहस्थी के टाइम से फुर्सत मिलती है, तो हमने ये कार्य दिया उनको। लेकिन अब वो कार्य भी करवाने के लिए हमें खुद अपना टाइम निकाल के धरना देना पड़ता है, जबरन कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं ऐसे कि सरकार मान जाए उस बात को। तो गलती कहाँ हो रही है? समझ रहे हैं? समझिए इस बात को, गलती कहाँ हो रही है हम आपसे। अगर कोलकाता प्रशासन सही ढंग से अपना कार्य करता तो क्या आज धरने की नौबत आती? नहीं आती, लेकिन आ गई। कारण क्योंकि कुछ जो पार्टी में ऐसे नेता होते हैं जो चीज़ों को सही ढंग से नहीं चलने दे सकते हैं। उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि वो मजबूर इसलिए हैं क्योंकि वो भी जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि या आपराधिक व्यक्ति से। तो वो कैसे किसी कार्य और प्रक्रिया को एक सुचारू रूप से चलने दें? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब समय बदल चुका है। अगर समाज को सही ढंग से चलाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, अपराध मुक्त बनाना है, यौन उत्पीड़न से मुक्त बनाना है, तो आपको सही डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। वो चाहे अपने प्रति हो, चाहे अपने बच्चों के प्रति हो, या किसी नेता पार्टी के चुनाव से संबंधित हो, तब ये करने की ज़रूरत है। अभी जो एडीआर की रिपोर्ट आई है मैं उस पर बता देता हूँ। तो जो एडीआर की अब लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 151 ऐसे एमपी एमएलए हैं जिन पे महिला अपराध से संबंधित मामले चल रहे हैं, जिसका हम आज आप लोग विरोध कर रहे हैं पूरे देश में। उसमें से जो एमपी एमएलए हैं उसमें से 152 ऐसे व्यक्ति हैं जो एमपी एमएलए बने हुए बैठे हुए हैं, और वो लोग भी इस अपराध के पूर्ण भागीदारी हैं। अब सोचने वाली बात है, एक वो सरकार कहेगी नहीं नहीं यौन उत्पीड़न नहीं होगा, महिला को सम्मान मिलेगा, पूर्ण रोजगार मिलेगा, आज़ादी मिलेगी उन्हें घूमने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है समाज में? ऐसे व्यक्ति ही वहाँ पे वो खुद वो पार्टी वाले बैठा के रखे हैं, उनको शरण दिए हैं कि जो इस अपराध में लिप्त थे। भले ही वो प्रूफ नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि वो वहाँ तक ऐसे केस तो बना नहीं होगा, ये हम आप जानते हैं। तो जब भी ऐसा केस आए, और फिर उसमें से एडीआर की अभी और एक रिपोर्ट जो थी वो ये थी कि 152 तो थे ही, साथ ही में ही 33 व्यक्ति जो एमपी एमएलए हैं वो ऐसे भाई साहब मिले हैं कि वो महिला उत्पादन के लिए डबल अपराध के लिए केस झेल रहे हैं। कि एक बार तो अपराध हुआ ही हुआ, लेकिन उन्होंने दोबारा तिबारा इस अपराध को किया,
वो अब भी नहीं सुधरे इस चीज़ को, उनको कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। तो इस बात को सोचिए। मेरी आपसे राय है कि जब भी अब चुनाव हो तो अपने मत का यूज सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए मत करिए। अपना वोट जो वैल्यू है उसको समझिए। ये आपकी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए। और ड्यूटीज़ इसलिए नहीं कि किसी एक पार्टी को ही आप समझें कि भैया ये पार्टी बड़ी चमक रही है तो हम गए, उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है, गए बटन दबा है इस पार्टी का। नहीं, ये मत करिए। जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में ना जान लें, चुनाव में यार इतने बहुत टाइम होते हैं आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। आप ये गूगल करिए, सट से मिल जाएगा आपको उस व्यक्ति की पूरी बायोडाटा। तो जब भी आप चुनाव हो तो याद करिएगा कुछ मर्डर केस, कुछ रेप कांड, तब जाके आप सोचिएगा क्या ये व्यक्ति उस चीज़ को संभाल पाएगा, क्या व्यक्ति उस चीज़ को ख़त्म कर पाएगा। अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या इस व्यक्ति ने पहले जो चुनाव लड़ा था, क्या इसने कोई अच्छे ऐसे कर्म किए हैं कि इसको आगे मौका दिया जाना चाहिए। जब आप खुद से सवाल करेंगे तब आप सही डिसीजन लेना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपने सवाल करना नहीं सीखा तो आप पशु मात्र बन के रह जाएंगे। तो पशु और इंसान में फ़र्क समझिए। पशु थिंकिंग क्रिएचर नहीं होता है, लेकिन इंसान थिंकिंग क्रिएचर होता है। तो अगर समाज को बदलना है तो खुद तो बदलना ही है, साथ में इन पॉलिटिशियंस को भी हमें बदलना होगा। हमें ऐसे पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है जो कि फेयर कैरेक्टर के हों, जिन पे कोई ऐसे आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति ना हों, बाहुबली ना हों किसी क्षेत्र के। तो मेरा आज एडीआर पे यही मुद्दा था और मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया ताकि हमारे समाज में एक शुद्ध व्यवस्थित समाज बन सके जो विश्व गुरु कहलाने के लायक हो जाए। फिलहाल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट मुद्दे पे। तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।